नमस्कार। इस वीडियो में हम पृथ्वीराज रासो की भाषा को लेकर संपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है, जिसके रचयिता चंद बरदाई को माना जाता है। अगर आप पृथ्वीराज रासो के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो पहले ही वीडियो अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको और आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अभी बात करेंगे पृथ्वीराज रासो की भाषा पर। तो इसे लेकर विद्वानों के क्या मत रहे हैं, इसको देखेंगे। क्या विवाद रहा है, इस पर चर्चा करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आचार्य शुक्ल, जो कि पृथ्वीराज रासो की भाषा को, इस पर उनके क्या विचार हैं उसे देखते हैं। तो आचार्य शुक्ल का तर्क है कि पृथ्वीराज रासो को भाषा की कसौटी पर कसने पर हमें अधिक निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। अर्थात शुक्ल जी मानते हैं कि इसकी भाषा जो है, अगर हम इसकी भाषा पर चर्चा करें तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि इसमें व्याकरण आदि की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इसके बाद लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में रखी एक हस्तलिखित प्रति में यह लिखा गया है कि चंद बरदाई लिखित पिंगल भाषा में पृथुराज का इतिहास। तो इससे जो ये पुस्तक का नाम है, इससे यह समझ आता है कि यह चंद बरदाई रचित पृथुराज का इतिहास है, जो पिंगल भाषा में रचित है। तो यहाँ पर हमने देखा शुक्ल जी और अब लंदन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की हस्तलिखित पुस्तक को। हस्तलिखित पुस्तक में यह कह रहा है कि यह चंद्र बरदाई लिखित पिंगल भाषा में रचित पृथुराज का इतिहास है। इसके बाद गारसा दत्त तासी का विचार है कि यह कन्नौजी बोली का काव्य है। वे इसे कन्नौजी बोली में रचित काव्य रचना स्वीकार करते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसको भाषा के व्याकरणिक ढांचे में ब्रज भाषा मानते हैं। उनका मानना है कि रासो की जो भाषा है या व्याकरणिक ढांचे के अनुसार देखा जाए तो यह ब्रज भाषा है। अर्थात इनके हिसाब से पृथ्वीराज रासो की रचना ब्रज भाषा में हुई है। डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा मीनाराम गंगा इसे प्राचीन राजस्थानी भाषा मानते हैं। उनके अनुसार पृथ्वीराज रासो प्राचीन राजस्थानी भाषा में रचित है। और अगले विद्वान की बात करें तो डॉक्टर नामवर सिंह है, जो इसे पश्चिमी भारत की दो भाषाओं में इस समय की भाषा को विभाजित करते हैं, जिसे डिंगल और पिंगल कहते हैं। डिंगल दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है, जिसे चारणों द्वारा काव्य रचना के लिए प्रयुक्त किया गया। और पिंगल, जो कि पूर्वी राजस्थान तथा ब्रजमंडल में प्रयुक्त भाषा है, इसे भाटों द्वारा काव्य रचना के लिए प्रयुक्त किया गया। और इसी में पिंगल भाषा में ही डॉक्टर नामवर सिंह मानते हैं कि पिंगल भाषा में ही पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। इसके बाद पृथ्वीराज रासो के रचयिता के अनुसार अब इनका क्या विचार रहा है, रचनाकार स्वयं क्या विचार रखते हैं इसकी भाषा को लेकर, तो वे इसकी भाषा षड भाषा मानते हैं। उनके विचार यह है कि जो पृथ्वीराज रासो की रचना हुई यह षड भाषा में हुई है। वहां लिखा भी है कि षड भाषा पुराणम च कुरानम च कथितम तथा। तो मतलब जो इसकी रचना हुई है वह षड भाषा में हुई है पृथ्वीराज रासो के रचयिता के अनुसार। अब षड भाषा क्या है, यह प्रश्न उठता है। तो भिखारी दास के अनुसार षड भाषा वे भिखारी दास इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि ब्रज मागधी मिलय अमर नाग यवन भाखानी सहज फारसी हूँ मिलय षड विधि कहत बखान। तो इस दोहे के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से भिखारी दास षड भाषा को परिभाषित करते हैं, जिसमें मागधी, ब्रजी, अमर यानी कि संस्कृत, नाग भाषा को वे प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषा मानते हैं। उसके बाद यवन और फारसी भाषा, ये 6 भाषाएं वे स्वीकार करते हैं षड भाषा के रूप में। तो इसके बाद इसमें इसके व्याकरण में जो है, इसके व्यंजनों में अपने को व्यंजनों के द्वित्व की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जैसे
यह दोहा है 1151 चैत तीज रविवार, कन्नवज दिखण कारणहि चलिउ सिंह भरिवार। तो इस प्रकार इस दोहे में अगर हम देखें तो इसमें देखिए 51 दिखण जैसे शब्द आए, तो यहाँ पर व्यंजनों का द्वित्व ज़्यादा प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार हम इसके कई और अगले कुछ दोहे देखेंगे, इसके ज़्यादातर दोहे देखेंगे तो इसमें अपने को व्यंजनों का द्वित्व देखने को मिलता है। जैसे कुछ पंक्तियाँ और लेते हैं, जैसे कन्नौ जय जय चंद चलेओ दिल्ले सुर दिख्यन। अब देखिए यहाँ पे दिल्ले सुर, ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर व्यंजनों के द्वित्व की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा में अपभ्रंश और पुरानी हिंदी दोनों की भाषाई प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, क्योंकि यह संक्रमणकालीन ग्रंथ रहा था। तो उस समय भाषा का वर्तमान संदर्भ में जैसा हम ढांचा निर्धारित करते हैं, ऐसा निर्धारित कर पाना संभव नहीं था। अगर आज की दृष्टि से देखेंगे तो जाहिर सी बात है, जैसा शुक्ल जी कहते हैं, अपने को निराशा ही हाथ लगेगी। इसकी भाषा पर विचार करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रबंध काव्य है और अपने युग के इतिहास का प्रतिनिधित्व काव्य है, अर्थात आदिकालीन साहित्य की यह एक महत्वपूर्ण कृति है। अतः इसमें विविध क्षेत्रों से आए हुए विविध पात्र हैं और उन्हीं पात्रों के अनुसार इसकी भाषा भी परिभाषित है, अर्थात पात्र जिस क्षेत्र का होगा वो उस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा। अगर मिथिला क्षेत्र का है, राजस्थानी है, ब्रजी है, तो उस प्रकार वो वैसी भाषा का प्रयोग करेगा। तो ये रहा, इसकी भाषा पर हमने चर्चा की। इसके बाद पृथ्वीराज रासो के बारे में मैंने विस्तार से इसके पहले एक वीडियो में बता रखा है, आप जाकर एक बार उसको अवश्य देखिएगा। और जो डाउट्स आपके आ रहे होंगे, जो दिक्कतें आ रही होंगी, उस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।